जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। मैं धनबाद झारखंड से ही हूँ और मैं ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर पड़ेगा बैंक मोड़, वहीं पर रहता हूँ। अच्छा और यहीं पे पढ़ाई लिखाई हुई बचपन से। मैं बीटेक हूँ इसी से, 2014 पास आउट हूँ। अच्छा अच्छा। और आपके रॉ मार्क्स की बात करेंगे तो CBT 1 में आपका रॉ मार्क्स कितने थे? मेरा CBT 1 में रॉ मार्क्स था 75 मार्क्स का हुआ था, जिसमें मुझे आया था 53.67 अच्छा और नॉर्मलाइज करके वो बना था 83 मार्क्स। अच्छा अच्छा। और उसके बाद CBT 2 का पेपर 1 में? CBT 2 का पेपर 1 में मेरा रॉ मार्क्स था 73 और नॉर्मलाइज करके भी बना मेरा 73.53। अच्छा अच्छा। और पेपर 2 पहले में? बार में ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन फिर उसको सेकंड बार जब फिर से उसको नॉर्मलाइज किया तो और घटा दिया गया। अच्छा, फर्स्ट टाइम में 78 आ गया था। अच्छा। और पेपर 2 में? पेपर 2 में मेरा रॉ मार्क्स था 26, लेकिन उसको नॉर्मलाइज करके 68 आ गया था। 26 से 68? 68 क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर था, सबसे टफेस्ट गया था उस समय अच्छा अच्छा पार्ट बी में। अच्छा। उसके बाद आपका साइको में? साइको में मेरा था 23.53 था 30 में, जो टी मार्क्स बनाया गया था टी स्कोर। तो साइको की तैयारी आपने कैसे करी थी? साइको की तैयारी मैंने एक नालंदा के कोई ट्यूटर हैं, याद नहीं आ रहा है, उनका एक बुक आता है साइको का स्पेशल, मोदी? हाँ मोदी करके, उसी बुक से मैंने पढ़ा था। और एग्जामपुर का मैंने ऑनलाइन क्लासेस देखा था जो यूट्यूब पर चलता है, और उसी का मैंने टेस्ट सीरीज भी लिया था। और प्रैक्टिस बुक वही मोदी क्लासेस का लिया था। प्रैक्टिस बुक भी ऑफलाइन ही, वो बुक से प्रैक्टिस करता था और ऑनलाइन में उसका टेस्ट सीरीज लिया था। और एक टेक्स्ट बुक करके भी शायद आया था उस समय, अच्छा अच्छा। तो उसका मैंने किया। आप RRB रांची? जी RRB रांची से। तो DV आपका वहीं होगा RRB रांची में? जी हाँ, RRB रांची को हुआ था आज से लगभग 2 साल पहले, 18 जुलाई को हुआ था 2019। अच्छा अच्छा। और लगभग फिर से 2 साल हो गए? हाँ 2 साल, ये 18 का 2 साल हो जाएगा। अच्छा। और मेडिकल? मेडिकल नेक्स्ट डे यहीं पे हुआ था, धनबाद ही, रेलवे हॉस्पिटल में। अच्छा। मतलब आपके साथ बहुत कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे जब ट्रेनिंग हो तो गोमो मिल जाए, लॉबी धनबाद ही मिल जाए तो बेटर रहेगा, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है। ट्रेनिंग गोमो मिल जाएगा, लॉबी का तो पता नहीं। उसके बाद आप मुझे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा? मैट्रिक कब किए, कहाँ से किए? इंटरमीडिएट कब किए, कहाँ से किए? तो मैं पास आउट हूँ 2007 में और राजकमल से ही पास आउट है। उसमें मेरा मार्क्स अच्छा था, 90% था 12 में। अच्छा 12 भी मैंने राजकमल से ही किया, सरस्वती विद्या मंदिर, CBSE एफिलिएटेड है। इसमें मेरा 10 में था 82%। 12 में? 12 में। और 12 कब किया उसके आपने? बाद बीटेक मैंने किया है दुर्गापुर से, वेस्ट बंगाल JEE के थ्रू, और वहाँ WBT यूनिवर्सिटी है, उससे मैंने बीटेक किया था। तो बीटेक में मैं 2014 पास आउट हूँ और मुझे उसमें 8.7 CGPA था ओवरऑल। अच्छा। और इंटर का पास आउट है? इंटर 2009 में पास आउट हूँ। अच्छा। तो आपके प्रिपरेशन की बात करेंगे तो आपका प्रिपरेशन कैसे होता था? मतलब आप LP का डेडिकेटेड तैयारी कर रहे थे या फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे? नहीं, मैं तो जनरल कंपटीशन की तैयारी करता। पहले मैं जब पास आउट हुआ बीटेक तो पहले PSU के लिए या गवर्नमेंट नहीं होता, टेक्निकल तैयारी करता था। लेकिन टेक्निकल में जब रिटेन नहीं क्वालिफाई कर गया तब लगा कि नहीं, थोड़ा सा SSC, रेलवे, CGL ये सब के लिए UPSC के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए था। तो धीरे धीरे करते करते UPSC तो नहीं निकल पाया रिटेन। CGL में मेरा CBT 1 निकला था, 2015 में निकला था। अच्छा। उसके बाद 16 में भी CBT 1 ही निकला, CBT 2 नहीं निकाल पाया। 17 में भी वही चीज़, CBT 1 2 निकला। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर में छट गया था अच्छा वहाँ पर इलाहाबाद में गया था, लेकिन उसके बाद नॉर्मलाइज करके मेरा कट ऑफ हाई हो गया तो नहीं, क्योंकि मैं जनरल में आता हूँ तो इसलिए मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन। अच्छा उसके बाद RRB NTPC के लिए भी मैं फॉर्म भरा, LP ग्रुप D, मैंने ग्रुप D का भी फॉर्म भरा था जो 2018 में थे। ग्रुप D भी निकला था, मैं दौर में भी गया, मेरा हो गया था। उसमें 27 जून को ज्वाइनिंग थी धनबाद डिवीजन में, लेकिन सब थोड़ा सा अगल बगल लेकिन नहीं, ग्रुप D में नहीं ज्वाइन करो। जब LP का उसमें मेरा साइको हो चुका था अच्छा तो इसलिए मैंने नहीं ज्वाइन किया। तो फिर सोचा कि मैं इसी में आऊँगा। LP में चल रहा था, लेकिन मेरा क्या हुआ था कि 0.3 के चलते मेरा वेटिंग फट गया था। अच्छा जो मेरा 16 वेटिंग था जब मैंने RTI डाला था, तो 16 वेटिंग डालने के बाद उसके बाद वेटिंग क्लियर हुआ लगभग मार्च 2020 में ही क्लियर हो गया था। लेकिन लॉकडाउन के चलते धीरे धीरे प्रोसेस चलते चलते 1.5 साल लगा दिया गया। तो जब वेटिंग में चले गए तो लगा कि ग्रुप D ज्वाइन कर लेते तो अच्छा हाँ, होता? उस समय लगा था, बहुत मिस किया था ग्रुप D को। लगभग मैं सदमा में चला गया था कि पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा। अच्छा JEE भी मैंने दिया था, RRB JEE जो 2018 वाले थे, तो JEE में मेरा CBT 1 क्रॉस हो गया था। CBT 1 में मुझे आया था 82 में, लेकिन CBT 2 नहीं निकाल पाया था। अच्छा अच्छा सब वेटिंग भी नहीं हुआ, मैंने मार्क्स उसमें बहुत हाई चला गया था, सीट कम होने से। अच्छा। तो इधर इस बार NTPC भी दिए होंगे? हाँ NTPC मैंने दिया। कितना अटेम्प्ट किए? NTPC मैंने 95 अटेम्प्ट किया है, अच्छा गया, 81 प्लस आ रहा है मार्क्स, रॉ मार्क्स। तो इधर तो सिलेक्शन डन है? हाँ इसमें है। तो NTPC में हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, उसमें स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड मिले तो मैं चला जाऊँगा। उसके ग्रेड पे ज़्यादा है इससे LP से, और तो सब लगभग सेम ही है, तो और मैं नहीं जाऊँगा। तो ग्रुप D तो इस बार 2019 नहीं दीजिएगा? नहीं, इस बार मैंने नहीं भरा है, भरा ही नहीं जाना उसका। तो आपकी तैयारी की बात करें तो आपकी तैयारी कैसे होती थी? ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी? नहीं, मैं सबसे शुरू में तो मैं सेल्फ स्टडी करता, उतना पहले स्टार्टिंग में नहीं था, यूट्यूब का आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जब मैं 2018 में जब LP का फॉर्म भरा था तो सबसे पहले उस समय बुक खरीदे थे, किरण पब्लिकेशन हुआ, चाहे अपना जो चलता है लूसेंट GK GS है, जनरल साइंस का बुक है, या चाहे GK है, तो उसे मैं पढ़ता था। उसके बाद मैं सबसे पहले कोई एक मेरे फ्रेंड ने बताया कि वाईफाई स्टडी आया है, तो वाईफाई स्टडी से मैं चालू किया। विवेक सर उस समय थे उसमें, और साहिल खंडेलवाल सर और भुवनेश सर ये लोग पढ़ाते थे, तो उससे मैंने चालू किया। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर उन्होंने अपना एग्जाम को, तो मैं दोनों को फॉलो करता था, वाईफाई भी और इसका
एग्जाम पूर्व भी। तो दोनों से पढ़ते पढ़ते मैंने CBT 1 भी निकाला, CBT 2 भी उसी से निकाला, और ऑफलाइन भी बहुत सारा, जैसे बुक हुआ, जैसे रुक्मिणी एक प्लेटफॉर्म का जो आता पटना वाले, तो उसका भी मैंने थोड़ा बहुत हल्का हेल्प लिया था, उसे तैयारी करके कैसे निकला। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैथमेटिक्स के लिए कौन सा बुक्स आप यूज़ करते थे? मैथमेटिक्स के लिए तो एक आती है SSC की मोटी वाली जो चैप्टर वाइज किरण पब्लिकेशन, वो, और ऑनलाइन में एक साहिल खंडेलवाल, ये दो को मैं हमेशा फॉलो करता था। और रीजनिंग? रीजनिंग के लिए भी एक चैप्टर वाइज आती है SSC की, चैप्टर वाइज, उसको मैं फॉलो करता था। क्या नाम है बुक का? बुक का है किरण पब्लिकेशन का ही आता था चैप्टर वाइज, और उसको फॉलो करता था, और साथ में वाईफाई से ये पढ़ता था। वाईफाई पर दीपक तीर्थानी करके पढ़ाते हैं सर, अच्छा। उनका से पढ़ता था। और जनरल साइंस? GS के लिए तो सब ये विवेक सर का नोट्स था, शिप्रा मैडम में पढ़ाती है वाईफाई में, वो पढ़ता था, और ये एक लूसेंट का बुक है जनरल साइंस का, बस वो पढ़ा, और उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा। जनरल अवेयरनेस के लिए स्पीडी की आती है एक साल वाली जो बुक 90 रुपये के आसपास में मिलती है, 60-90 रुपये की, तो वो पढ़ा, और ऑनलाइन जो होता है बस वही ऑनलाइन। अच्छा। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे भटकते रह जाएंगे। अच्छा, तो DV के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि RRB रांची में जो आपका DV हुआ था, तो कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट भविष्य में RRB रांची में DV के लिए जाए तो उसके लिए पहले से चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो। वहाँ पर DV में ज़्यादा ही प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मेरा जनरल था, तो इसलिए OBC या STC सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी मुझे। मेरा था 18 जुलाई 2019 को DV, तो उसमें मैंने जब DV में गया तो मेरे सर्टिफिकेट सारे जो थे सबके 2-2 कॉपी जेरोक्स मांगे गए थे, और जो भी एक कैरेक्टर था, फिर उसके बाद सबका सेल्फ अटेस्टेड फोटो थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही मांगा गया था। मोल ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2 नोट करवाया गया, वहाँ पे एक फॉर्म भराया गया था, और 25 रुपये चालान के दिए गए थे जो मेडिकल के लिए थे, और सब होते चला गया। लगभग मेरा 45-45 मिनट में हो गया था हम लोग का कंप्लीट। अच्छा, ज़्यादा समय नहीं लगा था। तो DV में किसी तरह कोई परेशानी नहीं, DV में कोई किसी परेशानी, आपके साथ जितने साथी गए थे उनको किसी तरह कोई परेशानी? किसी तरह की परेशानी नहीं हुई DV में। DV में कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, गलती होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है? हाँ, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट है ना, वो अपडेट रहे। जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड ले गए हैं, तो आधार कार्ड का एड्रेस वो रहना चाहिए जो आपका अपडेटेड रहे। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है और आपका प्रॉपर अलग है, इससे प्रॉब्लम ये होती है। अच्छा, जो भरे सही से भरे। और वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, कोई पेपर नहीं लेते, एक एप्लीकेशन वहाँ पर लिख कर डाल दें, और सेकेंड में भी वो अपनी जमा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये चीज़ था। तो DV के अगले ही दिन आपको मेडिकल के लिए भेज दिया गया था? जी हाँ, अगले दिन ही। कहाँ हुआ था आपका मेडिकल? मेरा धनबाद रेलवे हॉस्पिटल में हुआ था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेडिकल में कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसेस शेयर कर दिए, ताकि भविष्य में कोई स्टूडेंट रेलवे हॉस्पिटल धनबाद में मेडिकल के लिए आए तो चीज़ें उसके लिए पहले से क्रिस्टल क्लियर हो। अच्छा जी, वो रेलवे में मेडिकल हॉस्पिटल आने पर वही है कि सुबह 9 बजे आना है, खाली पेट आना है, कुछ खा के नहीं आना है, क्योंकि आने के बाद क्या हुआ था, सबसे पहले बैठाया गया था, 10:30 हम लोग का प्रोसेस चालू हुआ था फर्स्ट डे। तो मेडिकल हालांकि 2 दिन हुआ था, पहला दिन क्या हुआ था कि 10:30 बजे चालू हुआ, उसके बाद सबको एक लाइन से बैठा कर पेपर एक दिया गया था। उस पेपर को ले जाकर सबसे पहले ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट के बाद हुआ एक्सरे टेस्ट हो गया, उसके बाद देन एक आई टेस्ट में फिर से ले गया। उसके बाद उस आई टेस्ट में सिर्फ ये हुआ कि आपका ऑपरेशन है कि नहीं वो चेक करना था, एक लेजर लाइट डाल के चेक किया गया सबको का। यदि किसी में उनको डॉक्टर को शक लग रहा था तो एक आई ड्रॉप था, उसको डालकर वो चेक कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। ये ऐसा लगे कि किन्हीं का ऑपरेशन है या कुछ एक्स्ट्रा उनको लग रहा था, तो और उसके बाद देन फिर उस दिन भेज दिया गया। फिर सेकंड 19 जुलाई को फिर मैं गया था, बुलाया गया सबको, तो उस दिन आई टेस्ट फिर से हुआ था। उस दिन हुआ था बाई लैंग्वेज पढ़ाया गया था, फिर मायोपिया हाइपर मायोपिया चेक हुआ था, कलर विजन टेस्ट हुआ था, उसके बाद लाइट टेस्ट हुआ था, उसके बाद देन ये क्या बोलते हैं, ये सब पूछा गया था, सिंपल पूछा गया था कि हर्निया है कि नहीं, हाइड्रोसिल है कि नहीं, पाइल्स है कि नहीं, चेक नहीं किया गया था, सिर्फ नॉर्मल पूछा गया था। अच्छा, हाँ। मेडिकल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो भी आपके साथीगण थे उनको किसी तरह कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। स्टूडेंट्स को मेडिकल में कहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे उनसे गलती होने की संभावना है? उसमें है कि देखिए मेडिकल में आए ना, तो एक तो पानी थोड़ा सा पी के आए, तो यूरिन टेस्ट होगा तो आपका, तो यदि यूरिन सफ़ेद रहे तो सही है। और दूसरा कि थोड़ा सा केयर, जैसे कि मेरा मेडिकल था ना, तो मैं 1 सप्ताह पहले से थोड़ा सा पपीता खाना चालू किया था। अच्छा, ये रिलेटेड है, पपीता खाना चालू किया था। और 1 सप्ताह पहले मैं एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल जो यहाँ पर धनबाद, प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट ही कहलाएगा, जो PMCH है, उसमें मैं एक बार हाँ जी, मैंने जैसे क्या हुआ था, जब मेरा मेडिकल होने वाला था तो 2 दिन पहले मैंने क्या किया था कि PMCH यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें एक बार मैंने आई टेस्ट करवा लिया था कि कोई इशू है कि नहीं, क्योंकि रेलवे का मेडिकल में आई 6/6 होना चाहिए, ये कंपलसरी है। बाकी सब में थोड़ा सा ऊंच नीच दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन ये इसमें कमी है, तो फिर आपका गया रेलवे की नौकरी, LP की नौकरी तो गई। इससे है कि एक बार चेक करा लीजिए 1 महीना 15 दिन पहले, और यदि कोई प्रिकॉशन देते हैं, दवाई देते हैं, तो आप थोड़ा ट्रीटमेंट करवा लीजिए। यदि किसी को लगता है ऐसा प्रॉब्लम है, तो जैसे आँख में पानी आना या लग रहा है आँख में जलन है, देखने में दिक्कत हो रही है, एक बार चेकअप करा ले 6/6 है कि नहीं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट है जो आपके नियर बाई है, इसे मैं करवा लिया था। अच्छा, तो मेडिकल में आपके जो भी साथी गण आए थे
मतलब ये तो एक्स्ट्रा केयर करने वाली बात। इस जॉब को आप एक सक्सेस मानते हैं? हाँ, इस जॉब की सक्सेस मानते हैं क्योंकि इसमें कितना तो सैलरी अच्छा है। अच्छा। आप एक बार है कि सिस्टम एंट्री का रेलवे का होता है, आपको यदि आगे बढ़ने का मन है तो अपना जेई का सेक्शन इंजीनियर तैयारी कीजिए। नॉन टेक्निकल जाना चाहते हैं तो स्टेशन मास्टर गुजरात की तैयारी करें। डिपार्टमेंटल देना चाहते हैं, जेई जाना चाहते हैं। अच्छा, इस सक्सेस का श्रेय किसको देना चाहते हैं? इस सक्सेस का श्रेय तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करता था लेकिन उसको बोलते थे कि भाई उसको छोड़ो और तैयारी करो, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लाइफ में एक बार टाइम मिलता है, गवर्नमेंट जॉब ले लेना है बस। अच्छा बाकी का जो आगे का लाइफ है वो सेफ रहेगा। अच्छा। क्योंकि न्यू वैकेंसी आने वाली है कि नहीं कोई नहीं जानता। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच रहा होगा तो उनको इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देंगे? उनको तो बस सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहते हैं कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और ये भी बोले कि उन्होंने मुझे टाइम भी दिया। यहाँ तक कि पढ़ने में सपोर्ट करते थे कि सुबह उठना है या जैसे जो बुक खरीदना है या परचेज करना है तो पैसे भी देते थे। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया है। अच्छा। पूजा प्रार्थना भी किया कि हो जाए मेरे बच्चे का। अच्छा, तो कोई एक ब्यूटीफुल मोमेंट इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का? ब्यूटीफुल मोमेंट तो सबसे अच्छा है आज ही का दिन है। अच्छा। क्योंकि बहुत वेट किए हैं। अच्छा। क्योंकि डिवीजन अलॉटमेंट होने के बाद भी हम लोग करीब 1.5 साल वेट किए हैं। अच्छा। तो 1.5 साल वेट करके कुछ मिलना बहुत बड़ा चीज़ होता है। अच्छा, कोई एक स्ट्रगलिंग मोमेंट जिस दौरान लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे? हाँ, जब मैं 2017 में था तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता क्योंकि उस समय मैं कॉन्ट्रैक्ट में था रिलायंस जियो में। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब करता था प्राइवेट में आरएफ इंजीनियर, लेकिन उस समय मेरी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट में तो छूट गई थी। और उस समय मेरा सीजीएल का डिस्क्रिप्टिव पेपर ही मैं क्लियर नहीं कर पाया था। जिस दिन छुट्टी उसके 2 दिन बाद ही उसका रिजल्ट आया, वो भी नहीं गया। तो वो जो 1 वीक थी, 1 महीना थी, वो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। अच्छा। तो पेरेंट्स लोग बहुत ऐसा चलो कोई बात नहीं, अभी वैकेंसी है ना। लेकिन उसके तुरंत 2-3 महीने बाद ही 2018 फरवरी में आई थी नोटिफिकेशन एलपी की। अच्छा। तो मैं समझ गया कि इस बार अच्छा वैकेंसी है, 62,000 ऑल इंडिया सीट है, एलपी टेक्नीशियन मिला के टोटल। इसका तैयारी में लग जाना है, जो होगा होगा, देखा जाएगा। मॉक टेस्ट किसका लगाते थे आप? मॉक टेस्ट तो मैं जैसे एक तो हो गया वाईफाई स्टडी का एग्जाम को, टेक्स्ट बुक का मैंने परचेज किया था। अच्छा। ये तीनों का मैंने लगा दिया। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग10 UMANG10 उमंग10, उस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास परचेज कर सकते हैं, जो आपके रियल एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कोई एक लास्ट मैसेज? हम तो यही बोले हैं कि बस इनको फॉलो करते हैं, जैसे जैसे गाइडेंस देते, क्योंकि इनके माध्यम से आपको कब कोई रेलवे का एग्जाम है, क्या प्रोसेस है, सब मालूम चल जाता है। पैनल के बारे में मालूम चल जाता है, कब न्यू वैकेंसी है वो भी मालूम चल जाती है, कैसे प्रिपरेशन करें वो भी मालूम चल जाती है। यहाँ तक कि मोटिवेट भी करते रहते हैं आप सभी को। इसलिए इनको सब्सक्राइब कीजिए, इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा देखिए। इनकी 10 बजे शायद लाइव क्लास आती है इनकी, उसमें आप देख भी सकते हैं। डाउट क्लास है, उसमें कमेंट पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आपको पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई, साथ ही शुभकामनाएं भी, क्योंकि आपके ऊपर अब जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। तो आशा करते हैं आप इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी ईमानदारी के साथ भारतीय रेल की सेवा करेंगे, जिससे कि हमारा भारतीय रेल भी तरक्की करे और हमारा देश भी तरक्की करे। क्योंकि हमारे देश का भारतीय रेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है और इसी मतलब ईमानदारी के साथ आप सेवा करेंगे, जिससे हमारे भारतीय रेल नई नई ऊंचाइयों को छुएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय